हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स के टॉपिक मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन के चैप्टर वीडियो 1 में डिस्कशन किया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या सॉल्यूट होते हैं और क्या सॉल्वेंट होते हैं, और क्या W/W% होता है या W/V% या V/V%, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था। उन सभी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश भी की थी। क्लियर? तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे शुरू करते हैं। मोल क्या होता है? मोल पदार्थ की मात्रा के मापने का इकाई है। मोल से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की मात्रा को माप सकते हैं। तो कोई हमारा सब्सटेंस है, उसका अमाउंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू पदार्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ सब्सटेंस। और द्रव्यमान किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ का अणु द्रव्यमान। क्लियर? ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, मोल का फॉर्मूला होगा। मोल इक्वल टू क्या होगा, जो हमारे पास पदार्थ होगा उसका जो मास दिया गया होगा उसका रेशियो ले लीजिए, और जो हमारे पास सब्सटेंस दिया होगा उसका जो मोलर मास होगा उसका रेशियो ले लीजिए। मास और मोलर मास का रेशियो जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है। क्लियर? अब देखो, जनरली मोल को किससे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास ऑफ सब्सटेंस को किससे, W से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मोलर मास होगा उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास n इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास इस प्रकार से आ जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ NaOH। ये बताया गया है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और किसमें, 100 ग्राम। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है वो हमारे पास 100 ग्राम दिया गया है। देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, इन शॉर्ट की बात करते हैं। और मास किस में होना चाहिए, इन ग्राम। क्लियर? अब ये मास तो डायरेक्टली हमको 100 ग्राम दे दिया गया है, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सोडियम आपके पास कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। इन सबको अगर हम ऐड करके देखें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास मोलर मास निकल के आ गया। तो हमारे पास मोल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मास कितना दिया गया 100, और ग्राम में ही रखना है तो ग्राम में रख दीजिए। मोलर मास का कितना दिया गया है 40, जब आप इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितने निकल के आ गए, 2.5। क्लियर? हालांकि बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन आपको पता है कि आप चाहे मोलैलिटी की कैलकुलेशन करें या नॉर्मैलिटी की कैलकुलेशन करें या मोलैलिटी की कैलकुलेशन करें, आपको सब में नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट ही करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि मोल्स क्या होंगे, कि मास और मोलर मास का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, मोल होगा। और मास किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर दिया गया है, कैलकुलेट मास ऑफ NaCl। ये बता दिया गया है जो NaCl उसका हमको मास कैलकुलेट करना है, जबकि ये बता दिया गया है NaCl कितने मोल है, 2 मोल है। क्लियर, NaCl कितना है, 2 मोल है। तो मोल जनरली क्या होता है, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। इन शॉर्ट की बात कर लें। अब NaCl का मोलर मास देख लीजिए, NaCl का मोलर मास क्या हो जाएगा, Na का मोलर मास प्लस Cl। सोडियम कितना होता है, 23 होता है, और क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। इन सबको अगर हम ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। NaCl का मोलर मास कितना आ गया, 58.5 आ गया। क्लियर। और इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, पहले से ही बता दिया गया 2 मोल्स है। तो यहाँ पर N की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, और आपको W जो है कैलकुलेट करना है, इसका मास हमको कैलकुलेट करना होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, N की जगह 2 पुट कर दीजिए, W हमको कैलकुलेट ही करना है, और M की जगह कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लीजिए, लगा 1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल में मास इसका कितना निकल के आ जाएगा, मास इक्वल्स टू 117 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। ये आप बहुत ही बेसिक सी बात थी, बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन कभी कभी जब इनिशियल हम शुरुआत करते हैं तो हमको मोल्स भी कैलकुलेट करना थोड़ा इजी, इतना आसान नहीं लगता है। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि कैसे मोल कैलकुलेट होगा। ये बहुत बेसिक सी बात थी, और हमने कहा था कि अपने चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे कि बहुत बेसिक से लेकर बहुत ऊंचे लेवल तक बात करते हुए चलेंगे। अब हमने देख लिया बेसिकली मोल्स क्या होते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब बेसिकली मोल फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करियो। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल का तो मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट। फ्रैक्शन का अगर मतलब देखने की कोशिश करें, पार्ट, या हिंदी में बोले तो भिन्न, कि इसका कितना भाग होगा। देखो अब हम मोल फ्रैक्शन को सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जेन्युइन सी बात है, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, और उनका सबका अपना अपना अमाउंट होगा, और अमाउंट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मोल्स में मेजर करेंगे। क्लियर। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के एडिशन के इक्वल होंगे। जो सॉल्यूशन होगा उसमें टोटल मोल्स जो होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो मोल होंगे उनके सबके योग के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन की क्या बात करेंगे कि एक्चुअल में उस टोटल जो मोल्स होंगे सॉल्यूशन के, उसमें कितने जो है मोल्स सॉल्यूट के हैं। तो अगर सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आएगा, सॉल्यूट का निकल के आएगा, और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं मोल फ्रैक्शन का थोड़ा फिर से। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है। अब एक सॉल्यूट हमने क्या किया, एक सॉल्यूट इसमें मिला दिया 2 मोल, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमने 2 मोल मिलाया, और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट मान के चलिए हमारे पास कितना है, 3 मोल। ठीक। अब देखो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा कितना हो जाएगा, ओवरऑल 5 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। क्लियर। हमारे पास सॉल्यूट 2 मोल था, सॉल्वेंट 3 मोल था, सॉल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन को यहां समझने की कोशिश करो। फ्रैक्शन का मतलब हम समझने की कोशिश करें पार्ट। क्या समझने की कोशिश करें, पार्ट। अगर हम सॉल्यूट का पार्ट निकालें, सॉल्यूट का पार्ट निकालें, सॉल्यूट का पार्ट अगर निकालने की कोशिश करें तो हमको पता है कि सॉल्यूट जो है 2 है, सॉल्यूट कितना है, 2 है, और कितने पर, 5 पर। सॉल्यूट का पार्ट कितना है, 2 पार्ट है, कितने पर, ओवरऑल 5 पर। मतलब 5 में से 2 पार्ट किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। और यही जो इसका है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन निकल के आया है। किसका, मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है, क्योंकि हमने सॉल्यूट का पार्ट निकाला है। समझ पा रहे हो कि हमारे पास जो सॉल्यूट का पार्ट हमने निकाला 2/5, और यही पार्ट क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन होगा। सिमिलर पैटर्न यहीं पे देखेंगे सॉल्वेंट के बारे में। क्या देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट का अगर हम
पार्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सॉल्वेंट का अगर हम पार्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो सॉल्वेंट कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, ओवरऑल 5 पार्ट। मतलब सॉल्वेंट कितना है, 3 है, कितने में, 5 में, 5 में से सॉल्वेंट कितना है, 3 है। ठीक, अब ये इसका पार्ट निकल के आया, एक्चुअल में ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक्चुअल में हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो देखते हैं कि सॉल्यूट का कितना पार्ट है ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्वेंट का कितना पार्ट होगा ओवरऑल सॉल्यूशन में। क्लियर, ठीक। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मोल फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए, एज्यूम कर लीजिए, लेट मोल ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए जो सॉल्यूट है जो हमारे पास विलेय है उसके मोल कितने हैं, स्मॉल n है, एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट इसके कितने हुए, कैपिटल N मान लीजिए। जो हमारे पास सॉल्यूट है उसके मोल कितने, स्मॉल n है, और जो सॉल्वेंट है उसके मोल कितने, कैपिटल N है। अब देखो, अगर हम टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, जो सॉल्यूट है उसका हम पार्ट निकालने जा रहे हैं। सॉल्यूट कितना है, स्मॉल n है, कितने में से, n प्लस कैपिटल N। जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाए, कितना आ गया, n अपॉन n प्लस कैपिटल N। क्लियर, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करना चाहें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, भाई सॉल्वेंट का मोल कितना है, n, ओवरऑल कितने में से, n प्लस कैपिटल N। क्लियर हो जाए। ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर इसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट ऐड होते तो क्या करते, सबके टोटल मोल, मतलब सबके मोल्स अलग अलग कैलकुलेट कर लेते, फिर उनको ऐड कर देते, और जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका पार्ट निकालते हुए चले जाते हैं। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंगली हम समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब देखो, इस चैप्टर में एक बात याद रखना, अगर सॉल्यूट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, बी वर्ड यूज करेंगे, और सॉल्वेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ए वर्ड यूज करेंगे। फिर से समझ लीजिए, इस सॉल्यूशन चैप्टर में अगर सफिक्स में बी लगा हुआ है तो समझ लेना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी के साथ सफिक्स में ए लगा हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, अब ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन को जनरली एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, मोल फ्रैक्शन को एक ग्रीक वर्ड होता है, ये इसको बोलते हैं काई। इसको क्या बोलते हैं, काई। कुछ इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, काई। ध्यान रखना, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट इसका प्रोनाउंस किया जाएगा, काई। ये ग्रीक वर्ड क्या है, काई है। इसको काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अगर काई ए लिखा हुआ है, काई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या कहा, अगर किसी के सफिक्स में ए लगा हो तो समझ लेना सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो काई का मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अभी अभी हमने निकाला है कि सॉल्वेंट के मोल्स कर दीजिए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। और ऐसे ही अगर काई बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। काई भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सॉल्यूट होगा उसके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज क्या करें हम, काई ए प्लस काई बी, इन सबको क्या कर दें, थोड़ा ऐड कर दें। तो क्या हो जाएगा, n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा। भाई काई ए की वैल्यू ये है, पुट कर दिया, काई बी की वैल्यू ये वाली है, वो भी पुट कर दिया। अब देख लीजिए इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ठीक। अब एक देखो क्या सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट है। इसका मतलब क्या हुआ, काई ए प्लस काई बी, इसका समेशन क्या होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा क्या होगा, ये 1 होगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन का, पार्टिकुलर सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। और ध्यान रखना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होगा, 1 होगा। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। जैसे अब आपको कोई सोल्यूशन दिया गया है और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको दे दिया गया है, सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करें, उसको 1 से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर। काई ए प्लस काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। या उसमें सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट मिले हुए होंगे, चाहे बाइनरी हो या मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिले हुए हों, तो उन सब का मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। और याद रखिएगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। एक चीज और याद रखिए, देखिए यहाँ पर भी ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नीचे भी क्या है, मोल्स हैं। ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं। इन दोनों का अगर हम सही से ले, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई अगर इनकी यूनिट हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यूनिट अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये भी मोल है, ऊपर क्या है, वो भी मोल है, और नीचे क्या है, वो भी मोल ही तो है। तो क्या हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज दिस इज नंबर। क्लियर। आपको याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, आपको ये बात याद रखनी है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ लीजिए, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा, वो 1 होगा, ये भी कंफर्म है। और ध्यान रखना, जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात और याद रखिएगा कि देखो मोल फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, मोल्स आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या आ रहे हैं, मोल्स की बात हो रही है। और मोल्स के फार्मूले में हमने पहले ही देख रखा है कि मास अपान मोलर मास होता है। इसका मतलब वहां पर वॉल्यूम की कोई बात नहीं होती है। और जहां पर वॉल्यूम की बात ना हो, समझ लेना कि वो क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इट मीन्स हम क्या समझ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। क्लियर। ये बात हो गई हमारा मोल फ्रैक्शन का। जितना भी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट था उतना समझ गए। क्लियर। चलिए, इसमें वॉल्यूम की बात नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, उनको देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस क्या आया हुआ था, 23 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल, इसका मोलर मास कितना दे दिएगा, 46 दे दिया गया। एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको जब मोलर मास निकालोगे तो 46 आ जाएगा। इज डिजॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर।
देखो क्या किया गया है, 23 ग्राम एथिल एल्कोहल को 54 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया गया और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल एंड वाटर इन सोल्यूशन। देखिए अब क्या किया गया है, एक सोल्यूशन है उसमें एथिल एल्कोहल एंड वाटर मिक्स कर दिया गया है, एथिल एल्कोहल एंड वाटर मिक्स कर दिया गया है। तो इनका सबका क्या करना है, हमको सोल्यूशन मिक्सअप हो गया, बना दिया गया उनको, तो उनमें क्या करना है, वाटर एंड एथिल एल्कोहल सबके अलग अलग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो एथिल एल्कोहल होगा उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स को जनरली कहाँ से दिखाते हैं, स्मॉल एन से, और किसके फाइंड आउट करें, C2H5OH के। मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास इसका कितना दे दिया गया है, 23 दे दिया गया है, और मोलर मास इसका कितना दे दिया गया, 46 दे दिया गया है। तो जब इसको 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2, इट मीन 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.5। ऐसे ही वाटर के मोल निकाल लीजिए। अगर हम वाटर के मोल निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और वाटर का मास कितना है 54 और इसका मोलर मास कितना है 18, डिवाइड कर दीजिए तो कितना चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। अब टोटल मोल्स देख लीजिए, टोटल मोल 0.5 वो है और 3 ये है, तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 3.5 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5 मोल्स आ जाएगा। क्लियर, अच्छा 3.5 आ गया, क्लियर। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, एल्कोहल का। तो काई एल्कोहल C2H5OH, इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो एल्कोहल के मोल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको ऊपर कर दीजिए और अपॉन टोटल मोल, अपॉन टोटल मोल। क्लियर, अच्छा। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल के मोल्स कितने 0.5 मोल्स हैं और टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं 3.5 मोल्स हैं। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और ये 7, कितना आ जाएगा 1/7 मोल आएगा। कितना आएगा 1/7 मोल आएगा। क्लियर। अब आपको वाटर के मोल्स निकालने हैं। क्या करने हैं, वाटर के मोल्स निकालने हैं। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, C2H5OH प्लस काई H2O, इनका सबका समेशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे ही देखा है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। एल्कोहल का हमें पता ही है, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, -1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 6/7 आ जाएगा इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन। लेकिन हम उस फार्मूले से नहीं, जो एक्चुअल फार्मूला होता है उसको देखेंगे, उससे आएगा और देखेंगे ऊपर वाला जो फार्मूला लगा हुआ वेरीफाइड है कि नहीं है। अब हमको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो काई H2O क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल। क्लियर। वाटर के मोल्स हमारे पास कितने दे दिए गए हैं 3 और टोटल मोल्स कितने हैं 3.5। डेसिमल हटा के एक 0 बढ़ा लीजिए और 5 टाइम्स कट जाएगा 7, कितना आ जाएगा 6/7। क्लियर। चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से निकालते तब भी 6/7 आता। तो हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 6.7 और एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/7। क्लियर। उम्मीद है यह बात आप समझ पा रहे होंगे और आसान भी लगने लगा होगा कि मोल फ्रैक्शन किसी इजीली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। HCl का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना इन सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग 24.8 ग्राम ऑफ HCl बाय मास, और ये हमको गिवन है। क्लियर, ठीक। अच्छा देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें हमको क्या करना है, HCl का मोल फ्रैक्शन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये बता दिया गया है कि जो HCl उसमें होगा वो 24.8% होगा बाय मास। क्लियर। चलिए अब देखो हमारे पास एक सोल्यूशन दिया गया है। जब सोल्यूशन में ये ना बताया जाए कि सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि एक पार्ट हमको HCl दे दिया गया लेकिन ये नहीं बताया गया कि अदर उसमें कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो हम जब सॉल्वेंट हमें ना बताया जाए तो बाय चॉइस हम क्या वाटर को एज्यूम कर लेते हैं। जनरली वाटर ही सबसे सस्ता है तो उसी में उसको घोला जा सकता है।
बाकी अगर और कोई चीज़ें होती तो वहाँ पर हमको बोल दिया जाता, कोई अदर सॉल्वेंट होता। तो जनरली जहाँ पर सॉल्वेंट ना दिया जाए हम वहाँ पर सॉल्वेंट क्या एज्यूम कर लेंगे, वाटर एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, देखो ये बताया गया 24.8% ऑफ, यहाँ पर ये बात समझिए, 24.8% ऑफ HCl बाय मास। इस बात को हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि W/W% क्या होता है। जिसको अभी नहीं समझ में आया वो अपना जाकर पहला मेरा वीडियो देख सकता है। अब देखो क्या हुआ, जैसे हमारे पास HCl बताया गया तो क्या होगा, देखो इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम होगा, तब HCl जो होगा कितना होगा, 24.8 ग्राम, क्योंकि बाय मास की बात की गई है। अगर बाय वॉल्यूम की बात की गई होती तो हम सोल्यूशन किस में, ml में एज्यूम करते, तब ये ml में लिखते, क्योंकि अगर मास की बात कर दी गई तो हम सोल्यूशन किस में एज्यूम करेंगे, ग्राम में एज्यूम करेंगे। अब HCl हमारे पास कितना होगा, 24.8 ग्राम हो गया। इट मीन्स वाटर क्या रहा होगा, वाटर कितना रहा होगा, टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम का, 24.8 तो HCl हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 100 माइनस 24.8 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 75.2 ग्राम हो जाएगा। क्या हमारे पास वाटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75.2 ग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब सबके क्या करिए, मोल कैलकुलेट कर लीजिए। HCl का मोल निकालिए, क्या हो जाएगा, HCl का मास अपान मोलर मास होता है। अब HCl का मोलर मास कितना होगा, इसको ऐड कीजिए 36.5 हो जाएगा। और इसका मास कितना दे दिया गया है, 24.8 अपॉन, और क्या हो जाएगा 36.5, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 365.240, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 6 बार चला जाएगा। इसका जो आंसर लगे 3 0 बढ़ा लीजिए तो 8 3 24 24 अच्छा 48 8 5 चला जाएगा 4 इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.68 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.68 आ जाएगा। अब ऐसे ही वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, सॉरी वाटर के नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाटर के मोल्स आ जाएंगे मास अपान मोलर मास। वाटर का मास कितना है यहाँ पर 75.2 अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 72 और 3 32 हो जाएगा, 18 कम 18 और 40 18 64 18 18 27 7 जाओ तो कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इसका चला जाएगा ये। तो अगर हम टोटल मोल कैलकुलेट करने की कोशिश करें, टोटल मोल, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 0.68 प्लस 4.17। कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 7 और 1 8 और ये 4। इसको जब आप ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब हमको HCl के मोल कैलकुलेट करने हैं, सॉरी HCl का मोल फ्रैक्शन, तो काई HCl क्या हो जाएगा हमारे पास, काई HCl। इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ HCl अपॉन टोटल मोल। ठीक, अब इसके मोल क्या हो जाएंगे, HCl के मोल हमारे पास क्या है 0.68 है अपॉन टोटल मोल हमारे पास कितना निकल के आया है ये 4.85। इसको कर दीजिए, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 485 डिवाइड बाई 6,
डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लीजिए 1 पॉइंट और 485 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 डेसिमल लगा 0 बढ़ा लीजिए तो 3 बार चला जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली ये थी तो कितना आ जाएगा 0.13 आ जाएगा। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.13 आ जाएगा। क्लियर। तो HCl का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.13 आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अब जो हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अब देखो हम लोग थोड़ा मोलालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। मोलालिटी क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर में एक हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स होता है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं। मोलालिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि आपने कितने मोल्स सॉल्यूट के किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं। और दूसरी बात, वो जो सॉल्वेंट होना चाहिए उसका सब्सटेंस अमाउंट किसमें, केजी में मेजर किया जाना चाहिए। वो सब्सटेंस किसमें हो, केजी में हो। क्लियर। कि मतलब आप 1 केजी सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, इस बात को डिफाइन करता है कौन, मोलालिटी। मोलालिटी बेसिकली क्या होता है कि आप पार्टिकुलर सॉल्वेंट जो क्या होना चाहिए, जिसमें जो केजी में होना चाहिए, सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना मोल्स आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो या मिला रहे हो, वो आपको क्या एक्सप्लेन करेगा, मोलालिटी एक्सप्लेन करेगा। क्या एक्सप्लेन करेगा, मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी को जनरली किसमें, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और खास बात किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। बस आप इस मोलालिटी का सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखिए। मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो सॉल्वेंट का मास होना चाहिए किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। और जनरली से आपको क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट का मास दिया गया वो ग्राम में दिया गया होगा, उसको तो 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर। ठीक। अब देखो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होगी। अब देखो क्या करिए, आप एज्यूम कर लीजिए अगर मास जो हो, अगर हम सॉल्वेंट का मास जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना कर लें, 1 kg कर लें थोड़ी देर के लिए। अगर सॉल्वेंट है हमारा, उसका मास अगर हम 1 kg कर लें तो इस सॉल्वेंट की जगह क्या रखा जाएगा, 1 पुट कर दीजिए भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। तब देखिए जो मोलालिटी m होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जो m होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम 1 kg कर लें तो मोलालिटी जो होगी किसके इक्वल हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसकी कितनी अच्छी सी डेफिनेशन बन गई कि मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी क्या हो जाएगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, वो आपका क्या होगा, मोलालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मोलालिटी हो जाएगा। या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी। क्लियर। ठीक। अब देखो अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, इसका क्या देखा जाए, यूनिट क्या होगा, अर्थात मात्रक क्या होगा। इसके अगर मात्रक या यूनिट की बात हम करें तो यूनिट इसका क्या होगा, देखो मोल्स, मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल। ठीक। और बाई का निशान लगा हुआ है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया गया है, केजी, किस में लिया गया है, केजी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल, मोल केजी इनवर्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स या मोल पर केजी। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और देखिए, अगर हम यहां पर एक बात और समझने की कोशिश करें, जो मोलालिटी है इसमें ये मोल्स आया है, इसमें मोलालिटी में क्या आया है, मोल्स आया है।
क्या है, मोल्स आया। मोल्स में आपको पता है कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं होता है, मोल्स में वॉल्यूम का बात ही नहीं क्यों होता, वहाँ पर तो मास अपान मोलर मास होता है। मास इसमें ग्राम में होना चाहिए और अपान मोलर मास होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट पहले से ही दिया गया है, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म्स नहीं आया है, कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म्स नहीं आया है। और वॉल्यूम का टर्म्स नहीं आया इसका मतलब क्या होगा कि जो मोलैलिटी होगी ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये कैसी होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होगे। जो मोलैलिटी होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वहां पर मोल्स कहीं पर भी वॉल्यूम की बात नहीं की गई है, वहां पर सारी जगह मोल्स आया है और क्या आया है, मास आया है। क्लियर, वॉल्यूम नहीं आया है। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। हम थोड़ा आगे सेगमेंट देखेंगे तो बेसिकली हमने क्या देखा, जो मोलैलिटी m होगी वो किस पर डिपेंड कर रही होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अभी किस में होना चाहिए, इन केजी होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक, m। अब ध्यान में किसके मोल बताए गए हैं, सॉल्यूट के बताए गए हैं। सॉल्यूट के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज की थी, बी। क्या यूज किया जाएगा, बी। अच्छा, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, जो मोल्स होता है मास अपान मोलर मास होता है, और मास को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, डब्ल्यू, और किसका है, बी का है, अपान मोलर मास किसका होगा, मोलर मास को एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसका, सॉल्यूट का ही तो होगा। भाई मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स बराबर मास अपान मोलर मास, और सॉल्यूट के हैं तो यहाँ सफिक्स में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। सफिक्स में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या है, ये मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को कहाँ से, मास को देखो बी से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट के लिए कौन सा टर्म लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन केजी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये मोलैलिटी क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट था किस में था, केजी में था, यहाँ पर हम किस में रखना चाह रहे हैं, ग्राम में है। तो ग्राम को क्या किया हमने, केजी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जो डब्ल्यू ए है हमने एज्यूम कर लिया है वो किस में है, इन ग्राम है। किस में है, इन ग्राम। तो ग्राम को अगर ग्राम में दिया गया होगा तो ग्राम को हम पहले केजी में बदल देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसको सही से अगर लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। क्या हो जाएगा, 1000 टू डब्ल्यू ए। क्लियर। अब आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है, फिर डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अच्छा, और ऐसे डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इस बार यहाँ पर कैसा होगा, इन ग्राम होगा। किसमें होगा, इन ग्राम होगा। क्लियर। ये एक टर्मिनोलॉजी। और m क्या है, m तो यहाँ मोलैलिटी है ही, m क्या है, मोलैलिटी है। क्लियर। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अगर 1000 नहीं लगाना है आपको तो फिर क्या करें, डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तब रखिए। अगर ग्राम में सीधे वैल्यू रखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका ओवरऑल m निकल कर आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन एक दिया गया है, ये क्या बोल रहा है कि मेजर द मोलैलिटी ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर है, वाटर यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है।
क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी देखो ज़्यादा है, 215 दे दिया गया है और इसकी वैल्यू कम दे दी गई है। और शुगर हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। शुगर हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। और अभी अभी हमने मोलैलिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA। WA क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट, और WB क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अभी अभी हमने जस्ट किया है। और ध्यान रखना 1000 लगा हुआ है तो इसको हमने किस में? डायरेक्ट ग्राम में ही रखना है। इसको किस में रखना है? ग्राम में ही रखना है। तो WB सॉल्यूट हमारे पास क्या है? शुगर है। इसका कितना दे दिया गया है? 34.5। क्या दे दिया गया है? 34.5। और शुगर जो होगा, शुगर जो होता है C12H22O11 होता है। इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करोगे, कार्बन 12 होता है तो 144 हो जाएगा भाई, 12 कार्बन ऑलरेडी है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22, तो यही हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 66 और 176 इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का। अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 2 और 1 9 10 4 और 342 आ जाएगा। जो हमारे पास शुगर होता है उसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 342 आ जाएगा। उसका फॉर्मूला ये होता है। तो 342 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन जब हमारे पास वाटर देगा उसका मास कितना जाएगा? 215। क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लीजिए, डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? और 5 से 5 टाइम्स ये चला जाएगा। फाइव टाइम्स ये चला जाएगा तो 5 टाइम जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 और 43 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। देखिए क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 पंचे 100 का 0 हासिल लगे 10, 20 पंचे 100 का 0 हासिल लगे 10, और 20 चक्कू 80, और 10 90 का 0 हासिल लगे 9, और 20 23 60 और 9 69। ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर 14, ये हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 0.46 आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? 0.46, और यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। क्लियर? जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा, 0.46 मोल पर केजी। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे, रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर इन सभी टर्म्स को हम कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं होता है, टाइम लग जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे। किसका? मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का। ठीक है। अब देखिए काई बी अपॉन काई ए। काई बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और काई ए क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का जब निकला था हम लोगों के पास तो ये क्या था? n अपॉन n प्लस कैपिटल N, और सॉल्वेंट का जब निकला था तो n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो ये पोर्शन पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? n अपॉन कैपिटल N। हमारे पास क्या निकल के आएगा? काई बी अपॉन काई ए इक्वल्स टू n अपॉन कैपिटल N। ये रेशियो निकल कर आ गया। क्लियर? अच्छा, अब देखो हमारे पास काई बी क्या था? मोल फ्रैक्शन, और काई ए क्या था? ये भी मोल फ्रैक्शन था। लेकिन ये काई बी किसका मोल फ्रैक्शन था? सॉल्यूट का, और काई ए किसका था? सॉल्वेंट का। और ये n क्या हो जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे, कैपिटल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मोल्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा, काई बी अपॉन काई ए, इसकी जगह देखो क्या है? स्मॉल n क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है?
मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब सॉल्यूट के मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन ये क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। इसको सही से लिख सकते हैं इस तरीके से। ध्यान रखना, ये मास किस में सब होते हैं, ग्राम में होते हैं। ये मास किस में होंगे, ग्राम में होंगे। तो WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, MA अपॉन WA। क्लियर। ठीक, क्या किया हमने, 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दी, 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई करा दी, 1000 से उधर भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब देखो उसको हम क्या लिखेंगे, WB क्लियर अपॉन MB इंटू क्या हो जाएगा, 1000 लिख दीजिए और WA लिख दीजिए और इस MA को अलग लिख दीजिए। देखिए हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया, ये हमारा पोर्शन निकल के आएगा, 1000 से दोनों साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। WB अपॉन MB जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। इस MA को हमने यहाँ पर लिख दिया और इस WA के ऊपर हमने क्या लिख दिया, 1000 इधर भी मल्टीप्लाई करा दी, 1000 उधर से भी मल्टीप्लाई करा दी। अब पीछे वाले अगर सेगमेंट में हम लोग देखने की कोशिश करें कुछ यहाँ पर, देखो हमारे पास जो स्मॉल m मोलालिटी निकल के आई थी वो यही तो आई थी, WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA। ये क्या है, मोलालिटी ही तो है। ये हमारे पास क्या है, मोलालिटी का टर्म्स निकल कर आया है। इसका मतलब ये वाला इतना टर्म्स क्या है हमारे पास, मोलालिटी है। ये वाला टर्म्स क्या है हमारे पास, मोलालिटी है। तो क्या हो जाएगा, काई B अपॉन काई A और मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इतना क्या है, मोलालिटी है। ये क्या है, मोलालिटी इंटू MA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इस MA को क्या करिए, इधर भेज दीजिए। तो अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखो क्या था हमारे पास, M इंटू और M क्या था, मोलालिटी था, और ये MA क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था, और ये क्या था, काई B अपॉन काई A मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्लियर। अब देखो क्या करिए, इस MA को इधर भेज दीजिए। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 काई B अपॉन MA इंटू काई A। क्लियर, ये हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है, फिर M क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। काई B क्या हो जाएगा, क्या है, मोल, जीटा भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जीटा भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जीटा A क्या हो जाएगा, जीटा A हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। जब भी कभी आपको मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का सीधा रेशो में क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। लेकिन कभी कभी जनरली सवाल में क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से किसी एक का ही मोल फ्रैक्शन दिया गया होगा, या तो सॉल्यूट का दिया गया या तो सॉल्वेंट का दिया होगा। और जनरली मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ही दिया जाता है। इसका मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा, सॉल्यूट का दिया जाएगा। वी नो वेरी वेल दैट। तो देखो क्या होगा कि जो काई B था वो हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और काई A जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में जनरली क्या दिया गया होगा, सॉल्यूट जो होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादातर दिया रहता है जो क्वेश्चन आता है मोलालिटी पे हिट करते हुए। तो क्या होगा, हम देखो जानते हैं कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है इसका समेशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से काई A की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई B। मतलब अगर काई A की वैल्यू निकालना चाहे तो ये उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो मोलालिटी M इक्वल टू क्या आ जाएगा,
मोलैलिटी m इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000 इंटू काई b अपॉन ma इंटू और काई a की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस काई b, 1 माइनस काई b। क्लियर? ये आपके पास अनदर सेगमेंट हो गया। m इक्वल टू 1000 इंटू काई b अपॉन ma इंटू 1 माइनस काई b। ma क्या है यहाँ पर याद रखना है, ma जो होगा यहाँ पर आपको याद रखना है, जो ma होगा वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और काई b क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर हिट करता है। हालांकि बोर्ड में इसका 12th बोर्ड में इसका कोई काम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से हिट करता है। जैसे यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखो दिया गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2। आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना दे दिया गया है 0.2। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो क्या होगी। अब एक बात आपको याद रखना है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इस बात का मतलब क्या होगा कि सॉल्वेंट हमारा कौन होगा, सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर होगा। और देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमको डायरेक्ट दिया गया है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमको क्या किया गया है यहाँ पर डायरेक्ट दिया कितना 0.2, और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कहाँ से दिखाते हैं, काई बी से। काई बी की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई 0.2, कितनी दे दी गई 0.2। और मोलैलिटी का फार्मूला अभी जस्ट हमने डिराइव किया है 1000 इंटू काई बी अपॉन ma इंटू 1 माइनस काई बी। अब ma क्या होता है, ma होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा भाई H2O होता है, तो 2 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, मतलब 2 + 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ma की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1000 इंटू काई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 0.2, और ma की वैल्यू कितनी हमारे पास 18 इंटू 1 माइनस 0.2। क्लियर? इधर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 200 हो जाएगा, अपॉन 18 इंटू 1 में से 0.2 जाएगा तो 0.8 बचेगा, डेसिमल हटा दी, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए और हो जाएगा, तो 8 2 टाइम्स ये चला जाएगा 16 और 4 5, और ये क्या हो जाएगा 250 अपॉन 18 हो जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम जाएगा कितना 770 हो जाएगा, और 353 हो जाएगा, 6 10 16 बचेगा, 62 हो जाएगा, 7 अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या निकल के आएगा 13.7 और मोल पर केजी आपके पास आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हिट कर जाता है कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया होगा और मोलैलिटी आपसे पूछ लेगा। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना डिस्कशन मोलैलिटी तक ही सीमित कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। अपने अपकमिंग वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो माफ़ी चाहेंगे कि हमने आपसे झूठा प्रॉमिस शुरुआत में कर दिया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद।